अगर किसी वेलफेयर स्कीम के तहत वाइफ को घर मिला हुआ है तो क्या वाइफ 125 सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस की धारा हो गई है 144 उसके तहत क्या अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? क्या इस बिना पर पति कोर्ट में यह कह सकता है कि वाइफ को एक स्कीम के तहत घर मिला हुआ है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इस बिना पर वो मेंटेनेंस पाने के हकदार नहीं है? क्या पति के द्वारा इस तरीके का डिफेंस मेंटेनेंस के मुकदमे में लिया जा सकता है? इसी तरीके का एक मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण मेंटेनेंस के फैसले के साथ। इस एपिसोड में देखेंगे कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके की बातें कही गई अपने फैसले में, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, किस पार्टी की तरफ से क्या आर्गुमेंट किया गया। इन सारी बातों को देखते हुए अंत में देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने इस पूरे मामले में किस तरीके का फैसला दिया। तो जुड़े रहिए आखिर तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। साथियों, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वाइफ के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि डाउरी की डिमांड को लेकर के वाइफ के साथ फिजिकली मेंटली क्रूरता यानी क्रूअलिटी की जाती थी, जिसके कारण उसे अपने ससुराल का घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा 5,000 रुपया पर मंथ आदेश दिया जाता है हस्बैंड को कि 5,000 रुपया पर मंथ उसको अदा करें। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि क्रिमिनल रिवीजन में क्या होता है। ये जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, मन्नान एलियाज अब्दुल मन्नान वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में जो हस्बैंड के एडवोकेट थे, हस्बैंड की तरफ से आर्गुमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि जो पति है वो अनपढ़ है और ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जिससे वह महीने में 5,000 रुपए कमाता है, लेकिन अभी वह बेरोजगार है, अनएम्प्लॉय है। यह भी कहा गया कि पत्नी सिलाई कढ़ाई का काम करके कमाती है और उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर भी मिला हुआ है। उसने कभी अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं की और सुलह की कोशिशें की लगातार। और ये जो 5,000 का आदेश किया गया वह उसके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय तो वो कमा भी नहीं रहा है। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को, जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था 5,000 रुपया पर मंथ का, उसको निरस्त करने की प्रेयर की जाती है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी, जिन्होंने फैमिली कोर्ट के समक्ष दलील दी थी, वही दलीलें वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष देती है और यह कहा जाता है कि वो साधन संपन्न है। साधन संपन्न होने के बावजूद पत्नी का मेंटेनेंस करने से उसने मना कर दिया। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया वो दोनों पक्षों के आर्गुमेंट और सबूतों को देखने के बाद ऑर्डर किया, उसमें किसी तरीके की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच थी जो इस मामले की पूरी सुनवाई कर रही थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और सुनने के बाद कहा कि शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है, जिसका मकसद महिलाओं को उपेक्षा और परित्याग से बचाना है। जज ने चतुर्भुज बनाम सीताबाई, जो 2007 का मामला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होने का मतलब यह नहीं है कि गुजारा भत्ता मांगने से पहले पत्नी पूरी तरीके से बेसहारा हो। आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने चतुर्भुज बनाम सीताबाई के मामले में 2007 में कहा था कि अगर कोई महिला मेंटेनेंस मांग रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पूरी तरीके से बेसहारा है। बेसहारा होना जरूरी नहीं है। बेंच ने भुवन मोहन सिंह बनाम मीना 2014 का मामला था, उसका भी जिक्र किया। इन दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। भुवन सिंह के मामले में, भुवन मोहन के मामले में कहा गया था कि गुजारा भत्ता की कार्यवाही का मकसद यह पक्का करना है कि पत्नी सम्मान के साथ जी सके और आर्थिक तंगी में ना रहे।
इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने एक बात और कही। इन फैसलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पत्नी की कथित आय, कल्याणकारी लाभों के बारे में पति की दलील को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ दावों या बयानों को जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत ना हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का सबूत नहीं माना जा सकता। मतलब पति का सिर्फ ये कहना कि सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, इसके पास रोजगार है, बिना किसी एविडेंस के ये नहीं माना जा सकता। सरकारी आवास योजना के तहत घर मिलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, इसी तरह की कल्याणकारी योजना के तहत रिहायशी घर मिलने को आजीविका का साधन नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने से रोका जा सके। हाईकोर्ट ने पति की बेरोजगारी की दलील को भी खारिज कर दिया। कई जजमेंट्स में कहा जाता है कि बेरोजगारी की दलील नहीं चलेगी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष का हवाला दिया कि वह एक कुशल ड्राइवर है और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है जो कमाने में समर्थ है। जस्टिस प्रसाद ने यह भी कहा कि पुनरीक्षण अदालत अपीलेट कोर्ट की तरह काम नहीं करती, यानी जो रिविजनल कोर्ट होती है वो अपीलेट कोर्ट की तरह काम नहीं करती। वह सिर्फ इसलिए सबूतों का दोबारा मूल्यांकन करे क्योंकि मामले में कोई दूसरा नजरिया भी संभव हो सकता है। मतलब कोर्ट ने कहा कि दोबारा साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकती। रिवीजन में मैंने कई जजमेंट्स में कहा है कि सिर्फ इतना देखती है कोर्ट कि जो नीचे की कोर्ट का ऑर्डर आया है ये लीगल है या इलीगल है, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन तो नहीं पारित किया गया, सिर्फ ये देखना होता है। यह कहते हुए बेंच ने हस्बैंड का रिवीजन खारिज कर दिया और कहा हस्तक्षेप तभी जरूरी है जब निष्कर्षों में स्पष्ट और कानूनीपन, मनमानापन या ऐसी बड़ी अनियमितता हो। कोर्ट ने साफ कहा कि इस ऑर्डर पे हम तभी रिवीजन में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब निष्कर्षों में स्पष्ट और गैर कानूनी मनमानापन या ऐसी बड़ी अनियमितता हो जिससे न्याय में बाधा आती हो। मौजूदा मामले में ऐसी कोई अनियमितता दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही और यह भी कहा कि पति केवल यह कहकर अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि वह बेरोजगार है, वह बहुत कम कमाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रिवीजन को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, तो यह थी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के संबंध में। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून करने जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।